नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो जुड़ा तो महाराष्ट्र की सियासत से है, लेकिन इस पर हो रही है पूरे देश में चर्चा। इसलिए आज पूरा सच में हमारा पहला मुद्दा होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुसलमानों से किया मुस्लिम आरक्षण का वादा। आज हम आपको बताएंगे कि क्या सही में कांग्रेस पिछड़ों और दलितों के हिस्से का आरक्षण मुसलमानों को देने का प्लान बना रही है। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा, क्या है मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस की सोच और उसका डीएनए। आज पूरा सच में खुलेगा राज कि कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों को पूरे 10% का आरक्षण देने का बना चुके थे प्लान। आज हम आपको बताएंगे नेहरू के मुस्लिम रिजर्वेशन वाले ड्राफ्ट पर किसने लगाया अड़ंगा। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा, यूपी के उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव को क्यों याद आया बुर्का। अखिलेश को क्यों सता रहा है कि पुलिस कर सकती है बुर्के उठाकर महिला वोटर की जांच। आखिर अखिलेश क्यों रोकना चाहते हैं जांच, जानेंगे पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में घिर गई है। बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो ओबीसी और एससी एसटी को मिलने वाले आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों को वो दे देगी। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस अक्सर सफाई देने से बचती है, लेकिन ताजा मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को हल कर लिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने यह कहकर और विवाद पैदा कर दिया है कि उन्होंने तेलंगाना में 11,000 टीचर्स की भर्ती की, जिसमें से 720 मुसलमानों को आरक्षण के तहत नियुक्त किया गया। इस बीच कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने भी मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया है। वहीं मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर कट्टरपंथी राजनीतिक सोच रखने वाले एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया है। एसडीपीआई की मांग है कि तमिलनाडु में मुसलमानों को मिलने वाले 3.5% आरक्षण को इससे दुगना यानी डबल करके 7% किया जाए। वहीं एसडीपीआई की यह मांग भी है कि उम्र कैद की सजा पूरी कर चुके सभी मुस्लिम कैदियों को जेल से तत्काल रिहा किया जाए। आज पूरा सच में इन मुस्लिम मांगों का पूरा सच हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहा। सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे। क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है। पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला। उसके बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कंबाइंड स्टेट में 4% हम लागू किए। आज भी उनके वजह से लाखों लोग बेनिफिट हुए। परसों मैं टीचर रिक्रूटमेंट करवाया था, 11,000 टीचर रिक्रूटमेंट हुए, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी 720 टीचर दे हैव गॉट इलेक्टेड इन दिस रिजर्वेशन। तो जिसको जिसको गरीबी है, जिसको जिसको जरूरत है, उन लोगों को न्याय करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। न्याय हक देना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किए, गरीब लोगों से मिले, गरीब लोगों के तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा इज फाइटिंग लाइक एनीथिंग। हालांकि तेलंगाना के सीएम और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने वही बात कही है जो महाराष्ट्र में एमवीए के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है। एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र में के पेज नंबर 14 पर सामाजिक न्याय शीर्षक के तहत मुस्लिम आरक्षण को लेकर भ्रम दूर करने का वादा किया गया है। हालांकि यह भ्रम शरद पवार के गुट वाली एनसीपी की नेता
सुप्रिया सूले पहले ही दूर कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी की मराठा मुसलमानों और लिंगायतों के लिए आरक्षण का समर्थन करना कोई नई भावना नहीं है। हमने संसद में कहा है कि धनगर, मराठा, मुस्लिम, लिंगायत और विमुक्त घुमंतु जनजातियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। और सुप्रिया सूले कहती हैं कि 10 सालों में संसद में वो यही बात दोहरा रही हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। और उद्धव ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी में सभी ने इस पर सहमति जताई है, ऐसा सुप्रिया सूले का कहना है। और यह एक ऐसी लाइन है जिसे हम सभी ने अपनाया है, सुप्रिया सूले ये कह रही हैं। और ये बात सच भी है कि सुप्रिया सूले इस मुद्दे को संसद में उठाती रही हैं। उन्होंने इसी साल 5 फरवरी को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भी यह मसला उठाया था। आप भी सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। जिस राज्य से मैं आती हूँ, महाराष्ट्र में, मराठा, धनगर और लिंगायत और मुस्लिम समाज का आरक्षण की आंदोलन सब जगह चल रहे हैं। और धनगर समाज का आरक्षण को प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने भेजा था। पिछली बार भी सर मंत्री जी ने उसके बारे में भी जवाब दिया था। और उनके पहले दूसरे जवाब में उन्होंने ऐसे कहा कि बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं राज्य से, लेकिन उस पर कमीशन लगता है, तो कुछ टाइम बाउंड मैनर या कुछ जवाब हाँ या ना में मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज को मिलेगा, हाँ या ना? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि ये चारों वो देना चाहती है, तब वो दिल्ली कागज आए कि नहीं और निर्णय कब होगा। तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस SC, ST और OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है और वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण करती है कांग्रेस। आप भी सुनिए रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है। जैसे आप कांग्रेस और उनके गठबंधन वालों को वोट दोगे, ये मुस्लिम आरक्षण दे करके OBC, SC, ST के हक पे डाका डालेंगे, ये हमारा आरक्षण खाएंगे। और ये आप अच्छी बात कह रहे हो, जो पुष्टि वो कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या बात है। उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह का आरक्षण संविधान के खिलाफ है और संविधान के साथ ही साथ समाज के खिलाफ है और ये सांप्रदायिकता की सोच से भरपूर है। और इनकी कोशिश ये है कि जो समावेशी सशक्तिकरण का बल है उसको सांप्रदायिक तुष्टीकरण के छल से जो है वो अपहरण कर लें, उसको हाईजैक कर लें, वो कर नहीं पा रहे हैं। Revanth Reddy as a CM of Telangana and as a Congress leader, how is misleading the public and how is this Congress party trying to divide in the name of religion to just for the sake of votes. This appeasement policy only, Bharatiya Janata Party, we are opposing. There is no reservations in the name of religion. It is all appeasement of the politics. So, this will be dangerous to the nation. Dangerous to the nation. Only political gain, they are doing all these things. तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की स्थिति क्या है और इसे कब से राज्य में लागू किया गया। किस किस पार्टी की सरकार ने मुस्लिम आरक्षण पर क्या किया, किसने मुस्लिम आरक्षण दिया और किसने मुस्लिम आरक्षण हटाया, ये पूरा सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया था और मंडल कमीशन के तहत 3,743 जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय की भी कुछ जातियों को ओबीसी लिस्ट में रखा गया था। अब शुरू होती है महाराष्ट्र की कहानी यहां से। जब 1994 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें महाराष्ट्र में लागू की। महाराष्ट्र में ओबीसी को 19% आरक्षण दिया गया। इसमें भी महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को ओबीसी से आरक्षण मिला। महाराष्ट्र में कसाई, कुरैशी, कसाब, लोहार, मैदासी जैसी मुस्लिम जातियां जो हैं उन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 2009 में, जब कांग्रेस की राज्य सरकार ने मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की समीक्षा के लिए महमूद उर रहमान कमेटी का गठन किया। 2013 में इस कमेटी ने मुसलमानों के लिए 8% आरक्षण की सिफारिश की थी। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने, राज्य सरकार जो कांग्रेस की थी, उसने 9 जुलाई 2014 को मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में
5% आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश पारित किया। इसके बाद चुनाव हुए और बीजेपी और शिवसेना की सरकार बन गई। कांग्रेस सरकार से आउट हो गई। नई बीजेपी शिवसेना सरकार ने मुस्लिम आरक्षण के अध्यादेश को कानून में नहीं बदला, जिससे राज्य में मुसलमानों को जो शैक्षणिक आरक्षण जो था उनका वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेकर देश के कई राज्यों में विवाद हो चुका है। कई बार देश की बड़ी अदालत ने भी आरक्षण पर रोक लगाई है। आइए जानते हैं पूरे देश में मुस्लिम आरक्षण का पूरा सच क्या है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को उन राज्यों में आरक्षण मिलता है जहां मंडल कमीशन यानी मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। वहीं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और असम के मुसलमानों को भी ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन असली लड़ाई जो है वो ओबीसी कोटा में सब कोटा की है। अब उसकी हम बात कर लेते हैं। केरल में शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इसमें कहीं ओबीसी का जिक्र नहीं है। सभी मुस्लिम ओबीसी ही माने जाते हैं, उनको आरक्षण केरल में मिलता है। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जितने भी मुसलमान हैं उनमें से 90% मुसलमान रिजर्व कैटेगरी में माने जाते हैं और मुस्लिम समुदाय जो 90% है वहाँ का, वो आरक्षण का उसे तमिलनाडु में लाभ मिलता है। जबकि बिहार में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया गया था। और आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा विवाद होता है, मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया था। लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगी हुई है क्योंकि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। वहीं कर्नाटक में भी मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन राज्य में जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने इसे खत्म कर दिया। इसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने 4% मुस्लिम आरक्षण को फिर से लागू कर दिया, जिस पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा रखी है। और आंध्र प्रदेश में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम रिजर्वेशन का कोटा 7 से 10% तक है। वहीं तमिलनाडु में मुसलमानों को 3.5% आरक्षण दिया जाता है। पश्चिम बंगाल, जहां ओबीसी की 2 कैटेगरी बना रखी है, ए और बी। दरअसल ए कैटेगरी के अंदर अति पिछड़ा वर्ग में 81 जातियां हैं कुल। इनमें से अकेले 73 जातियां मुस्लिम हैं, जबकि मात्र 8 जातियां ही हिंदू हैं। वहीं ओबीसी की बी कैटेगरी में 98 जातियों में से 45 जातियां मुसलमानों की हैं। और पश्चिम बंगाल में इस तरह कुल 179 ओबीसी जातियां हैं, जिनमें से 118 जातियां मुसलमानों की हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने समय समय पर मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी में जोड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम आरक्षण पर स्टैंड शुरू से ही शक के घेरे में रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी के नेता समय समय पर खुलकर मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते नजर आते हैं, वहीं उनकी नीतियां भी हमेशा से ही मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में दिखाई पड़ती हैं। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस की कई राज्य सरकारों ने मुस्लिम आरक्षण को या तो लागू करने की कोशिश की या बरकरार रखा। आपको बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान मुसलमानों की स्थिति की पड़ताल के लिए सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। और जस्टिस मिश्रा आयोग ने मुसलमानों को 10% और दूसरे अल्पसंख्यक जो है मुसलमानों के अलावा उनको 5% आरक्षण देने की सिफारिश भी की थी। साथ ही ये भी कहा था कि धर्मांतरण कर यानी धर्म बदलकर मुसलमान जो हैं, जो ईसाई मुसलमान या जो ईसाई बने लोग हैं, जो दलित हैं उनमें से, और या जो अनुसूचित जाति के हैं, उनका भी दर्जा जो रिजर्व कैटेगरी का है वो बहाल रखा जाना चाहिए। और आयोग ने ये भी कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों के लिए 8.4% का एक सब कोटा यानी अलग से कोटा तय किया जाए। इतना ही नहीं, आयोग ने 1950 के आदेश में संशोधन की भी सिफारिश की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जिस पर काफी बहस हो चुकी है और अभी भी होती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों का है। और 2012 में देश के तत्कालीन कानून मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में बयान दिया था। तब यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान सलमान खुर्शीद ने यह वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में आती है तो ओबीसी के मौजूदा 27% कोटे में से पिछड़े मुसलमानों के लिए
9% कोटा तय किया जाएगा। जब उनके इस बयान पर विवाद शुरू हुआ तो खुर्शीद ने अपने बयान के समर्थन में सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों का सहारा लिया था। तो कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण उसके डीएनए में शामिल है और नेहरू के जमाने से कांग्रेस की यही नीति रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार पूरे देश में मुस्लिम आरक्षण का फैसला करीब करीब ले ही लिया था। नेहरू ने मुसलमानों को न केवल नौकरियों में आरक्षण देने की बल्कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और पंचायत के चुनावों में भी आरक्षण देने की तैयारी कर ली थी। और क्या आपको पता है कि नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला किसकी सलाह पर किया था? नेहरू ने यह फैसला लिया था पाकिस्तान की सलाह पर। जी हां, पाकिस्तान की सलाह पर नेहरू भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए तैयार हो गए थे। तो बिना देर किए खोलते हैं इतिहास के इस पन्ने को जिसका जिक्र कोई वामपंथी इतिहासकार नहीं करता। तो ये बात 1949 की है। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे अपने पूरे उफान पर थे। वहां हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद लाखों हिंदू जान बचाकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने के लिए आ गए थे। इसके बाद अगले साल 1950 के मार्च महीने में इस समस्या के समाधान के लिए भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई, जिसे आप नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस बातचीत का मुद्दा यह था कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों को किस तरह से सुरक्षा दे सकते हैं। इस बातचीत में लियाकत अली ने नेहरू से कहा था कि वो भारत में, बहुत ध्यान से सुनिए, लियाकत अली ने नेहरू से कहा कि वो भारत में मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। हैरत की बात है कि इस अजीबोगरीब मांग पर नेहरू पूरी तरह से तैयार हो गए। बाकायदा नेहरू और लियाकत अली खान के बीच जो समझौते का एक ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, जिसमें भारत में मुसलमानों को नौकरी और चुनावों में आरक्षण देने का वादा किया गया था। उस समय मुसलमानों की जनसंख्या 10% होती थी और सभी आरक्षण में 10% आरक्षण मुसलमानों के लिए रिजर्व रखने की बात पर लियाकत और नेहरू के बीच में सहमति बन गई थी। और नेहरू जब इस ड्राफ्ट को लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ, इसका जिक्र किया है तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री एन.वी. गाडगिल ने अपनी मशहूर किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में। स्वतंत्रता सेनानी एन.वी. गाडगिल नेहरू सरकार में एक बहुत बड़े वरिष्ठ मंत्री थे। वो इस कैबिनेट की बैठक में शामिल थे, चश्मदीद थे। वो अपनी किताब के पेज नंबर 87 पर लिखते हैं कि ठीक 10 बजे नेहरू ने कैबिनेट के सामने लियाकत अली के साथ अपने समझौते का एक ड्राफ्ट रखा। मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूं। ठीक 10 बजे नेहरू ने कैबिनेट के सामने लियाकत अली के साथ अपने समझौते का ड्राफ्ट रखा। इसके बाद गाडगिल लिखते हैं कि समझौते के अंतिम 2 पैराग्राफ में भारत के सभी राज्यों में नौकरियों और चुनावों में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का वादा किया गया था। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। हम सभी मंत्रियों को ड्राफ्ट की एक कॉपी दे दी गई थी, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। गाडगिल आगे लिखते हैं, तब मैंने कहा कि ये 2 पैराग्राफ, जो मुस्लिम आरक्षण वाले 2 पैराग्राफ हैं, कांग्रेस की पूरी विचारधारा के खिलाफ है और पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार करने की वजह से देश को विभाजन की कीमत चुकानी पड़ी है। आप हमें फिर से वही जहर पीने को कह रहे हैं। ये एक विश्वासघात है। तो सुना आपने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली की सलाह पर पंडित नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था। नौकरियों में तो आरक्षण ठीक है, लेकिन इस प्रस्ताव की सबसे खतरनाक बात थी चुनावों में मुस्लिम रिजर्व सीट की व्यवस्था। अगर आपको लगता है कि अभी चुनावों में जिस तरह से SC ST के लिए रिजर्व सीटें होती हैं, इसी तरह से मुसलमानों के लिए रिजर्व सीटों का प्रावधान किया गया होगा इस ड्राफ्ट में, तो आप गलत हैं। दरअसल नेहरू आज़ादी के बाद भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करना चाह रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह होता है कि मुस्लिम रिजर्व सीटों पर सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो सकते हैं और इन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को होगा। यानी मुस्लिम रिजर्व सीट पर सिर्फ मुसलमानों द्वारा मुस्लिम नेता का चुनाव होगा। यहां आपको ये पता होना चाहिए
कि पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ही भारत का बंटवारा हुआ था। आइए अब वापस लौटते हैं कैबिनेट की उसी बैठक पर जिस पर गाडगिल और नेहरू के बीच में विवाद हुआ था। तो मुसलमानों को आरक्षण देने वाले ड्राफ्ट का एनवी गाडगिल ने सख्त विरोध किया। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ जानते हैं खुद एनवी गाडगिल के शब्दों में। वो अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में आगे लिखते हैं कि मेरे विरोध की वजह से नेहरू नाराज हो गए थे, लेकिन बाकी मंत्री खुश थे। फिर भी किसी मंत्री ने मेरा समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे तक चली बहस के बाद मंत्री गोपाल स्वामी आयंगर ने कहा कि गाडगिल की आपत्तियों में दम है और उन्होंने समझौते के आखिरी 2 पैराग्राफ जिसमें मुस्लिम आरक्षण का जिक्र था उसे फिर से तैयार करने का काम अपने हाथ में ले लिया। इस पर नेहरू ने गुस्से में जवाब दिया कि मैंने लियाकत अली खान के साथ मुस्लिम आरक्षण की शर्त पर अपनी सहमति व्यक्त की है। तब मैंने उन्हें जवाब दिया कि आपने उन्हें यह भी बताया होगा कि कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के बाद ही समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है। मैं अन्य कैबिनेट सदस्यों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसका 100% विरोध करता हूं। इस पर सरदार पटेल ने चुपचाप सुझाव दिया कि चर्चा अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाए और बैठक स्थगित कर दी गई। और गाडगिल अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि उसी रात सरदार पटेल ने मुझे ये जानकारी दी कि गोपाल स्वामी आयंगर ने समझौते के ड्राफ्ट में बदलाव कर दिया है। लिहाजा जब अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो 2 अंतिम पैराग्राफ जो थे मुस्लिम आरक्षण वाले उन्हें हटा दिया गया था। तो इस तरह सरदार पटेल की समझदारी और एनवी गाडगिल की बगावत की वजह से मुसलमानों को आरक्षण देने का नेहरू का सपना चकनाचूर हो गया। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले आखिर क्यों छिड़ी है बुर्के पर जंग। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये सोलर पावर बन गया, फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डिकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। NTPC Green, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, brightening India's tomorrow with green watts. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की वोटिंग से पहले बुर्के पर घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदान के दौरान
बुर्का उठाकर जांच नहीं करने की मांग कर डाली है। पत्र में कहा गया है कि बुर्के को उठाकर जांच कराए जाने से महिलाएं डर जाती हैं और वो वोट डालने मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचती हैं। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब महिलाओं के वोटर आईडी की जांच की जाती है तो फिर बुर्का उठाकर जांच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की इस मांग पर करारा हमला बोला है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से सपा द्वारा बुर्का पहनाकर फर्जी वोटिंग कराने की साजिश पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के पहले उपचुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सपा के सामने अपनी 2022 की जीती 5 सीटों को बरकरार रखकर भाजपा गठबंधन की 4 सीटों पर भी जीत दर्ज करने की चुनौती है। लेकिन उपचुनाव के मैदान में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर लगाया है उससे अखिलेश यादव को शायद हार का डर सता रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव को सबसे कठिन इलेक्शन करार दे दिया है। तो बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में संभावित हार के डर से समाजवादी पार्टी इस तरह के काम कर रही है, जबकि सपा और कांग्रेस बुर्के उठाकर जांच नहीं करने को सही ठहरा रही है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर किसने क्या कहा। समाजवादी पार्टी चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनको उत्पीड़न ना किया जाए। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।